आज का टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो कि बहुत ही छोटा होता है और बहुत ही डेंस होता है। छोटा हम एक कंपैरेटिव सेंस में ले सकते हैं। एटम का जो वॉल्यूम होता है लगभग 10 to the power 12 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होता है। 10 to the power 12 का अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं। आप जिस रूम में बैठे हैं, सपोज उस रूम का वॉल्यूम जो है वो एटम का वॉल्यूम है, तो उसके बीच में आप एक छोटा सा बीड रख दीजिए। बीड यानी मोती, छोटा सा मोती रख दीजिए। जो बीड होगा वो न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है बहुत ही कम होता है कंपेयर टू एटम, लेकिन 99.9% मास, लगभग 99.9% मास जो है पूरा एटम का न्यूक्लियस में ही होता है। यानी कि न्यूक्लियस जो है काफी डेंस होता है। तो न्यूक्लियस में जो दो पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है और दूसरा जो पार्टिकल है वो न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन का जो मास होता है प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा होता है, इसीलिए फ्री न्यूट्रॉन जो है वो स्टेबल नहीं होता है। फ्री न्यूट्रॉन जो है वो टूट जाता है, टूट के एक प्रोटॉन में बदल जाता है और एक इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है और एंटी न्यूट्रिनो में बदल जाता है। इसका मीन लाइफ अबाउट 1000 सेकेंड होता है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन जो है स्टेबल होता है और फ्री प्रोटॉन लेकिन स्टेबल होता है। प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास से थोड़ा कम है, इसलिए फ्री प्रोटॉन जो है वो स्टेबल होता है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर वो अगर किसी तरह से एनर्जी गेन करता है और कंडीशंस अगर फेवरेबल है तो प्रोटॉन भी टूट सकता है। प्रोटॉन टूटकर न्यूट्रॉन में बदल जाता है, पॉजिट्रॉन में बदल जाता है और न्यूट्रिनो में बदल जाता है। ये जो कोई भी न्यूक्लियर स्पेसिमेन होता है उसको यूजुअली हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं। यहां जेड जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और ए जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इसको हम बोलते हैं मास नंबर। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिलाकर, दोनों को मिलाकर हम न्यूक्लियंस बोलते हैं। न्यूक्लियंस मतलब प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन। तो सपोज हम एक एटम ले लेते, गोल्ड ले लेते हैं, गोल्ड ले लेते हैं और ये गोल्ड में कुछ ऐसा है सपोज। इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है 79 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है 197 माइनस 79, 118 है। कोई भी एटम का जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन के ऊपर होता है। और अगर एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी जो है जेड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जेड सेम है, ए अलग भी है, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है। जैसे कि हाइड्रोजन अगर ले लेंगे तो ये हाइड्रोजन है, जेड सेम है। ये ड्यूटेरियम, ये ट्राइटियम, ये तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है सेम रहता है, हेंस इनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है। इन्हें हम आइसोटोप्स बोलते हैं। ऑक्सीजन का भी आइसोटोप्स हो सकता है, ऑक्सीजन 8, ये ऑक्सीजन का आइसोटोप्स। आइसोटोप मतलब जेड सेम होता है लेकिन ए अलग होता है। अगर ए सेम है और जेड अलग है तो इसे हम आइसोबार्स बोलते हैं। जैसे कि ये आइसोबार्स। और अगर न्यूट्रॉन सेम है लेकिन जेड अलग है तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। जैसे कि गोल्ड एक हो गया, एक गोल्ड है, और सिल्वर,
इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, इसे हम आइसोटोन्स कहते हैं। एक सिंगल न्यूक्लियर स्पाइसेस हैविंग स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ Z एंड A, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलाइड्स, और अब तक मोर देन 1000 न्यूक्लियोलाइड्स का डिस्कवर हो चुका है। तो न्यूक्लियस का मास इतना कम होता है कि आमतौर पर इसका मास हम केजी में नहीं देते हैं। इसके लिए जो यूनिट यूज करते हैं उसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट जो है 1/12 ऑफ C12 एटम। सो एटॉमिक मास यूनिट जो होता है C12 एटम का 1/12 होता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये अप्रोक्सीमेटली आता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो आमतौर पर न्यूक्लियस मास जो है एटॉमिक मास यूनिट में दिया जाता है। न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो फेम्टोमीटर में होता है और उसको इस फार्मूला से दिया जाता है। R0 जो है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। सो डेंसिटी जो हो जाता है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, मास वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई r क्यूब, मास 4/3 पाई r क्यूब, R0 क्यूब E। सो डेंसिटी की फार्मूला में रेडियस नहीं है, R0 तो कांस्टेंट है, रेडियस नहीं है। सो एवरेज डेंसिटी जो है न्यूक्लियस का वो कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू जो है 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब होता है। आमतौर पे जो मैटर हम देखते हैं उनका डेंसिटी का जो ऑर्डर है वो 10⁻3 है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूक्लियस कितना ज्यादा डेंस है जो आम मैटर से। न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास कंजर्वेशन नहीं होता है और जिस सेंस में हम एनर्जी लेते हैं उसका भी कंजर्वेशन नहीं होता है। लेकिन अगर हम मास को भी फॉर्म ऑफ एनर्जी मानेंगे तब दोनों कंजर्वेशन होता है, मास कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन। सो मास और एनर्जी का जो रिलेशन है वो आइंस्टाइन्स इक्वेशन से आता है, E=mc²। सो अगर हम मास m को भी एनर्जी जैसा मानेंगे जिसका वैल्यू mc² है, c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तब ऑल न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम कह सकते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है या फिर मास कंजर्वेशन हो रहा है। अगर सिर्फ हम मास कंजर्वेशन की बात करेंगे स्ट्रिक्टली जिस मास सेंस में हम मैकेनिक्स में करते थे, वो कंजर्वेशन नहीं हो रहा। अगर हम मास को भी ए फॉर्म ऑफ एनर्जी मानते हैं तब मास कंजर्वेशन या फिर एनर्जी कंजर्वेशन होता है। सो न्यूक्लियर फिजिक्स में जो एनर्जी हम यूजुअली मेजर करते हैं वो जूल में मेजर नहीं करते, वो हम मेजर करते हैं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि न्यूक्लियस का एनर्जी जूल बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है। तो जो एनर्जी हम मेजर करते हैं, एटॉमिक फिजिक्स में हम यूज कर रहे थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है न्यूक्लियस के लिए बहुत छोटा यूनिट हो जाएगा, जूल जो है बहुत बड़ा यूनिट हो जाएगा। सो न्यूक्लियर फिजिक्स में जो यूनिट हम यूज करते हैं वो है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यानी कि 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पर अगर हम 1 kg मास को एनर्जी में बदल देते हैं तो एनर्जी कितना आता है 1, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8², सो 9 इंटू 10⁻16 जूल आता है। और अगर हम एक एटॉमिक मास यूनिट को बदल देते हैं एनर्जी में, तो एक एटॉमिक मास यानी कि 1.66 इंटू 10⁻⁻27, 3 इंटू 10⁻8², इतना जूल होता है। लेकिन आमतौर पर हम जूल पे नहीं लेते हैं, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे लेते हैं। सो डिवाइड कर देते हैं, मिलियन यानी कि 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 इंटू 10⁻⁻90, ये जो है आपका 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो इसको हम याद रखेंगे, 1 एटॉमिक मास यूनिट का एनर्जी इक्विवेलेंट जो है, एनर्जी इक्विवेलेंट 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम याद रखें। तो यहां जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स को डील करते हैं, मासेस यूजुअली एटॉमिक मास यूनिट में होता है और एनर्जी जो है यूजुअली मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, इसलिए रिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी का। तो पहले भी आपने बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन एटम में जो डेफिनेशन होता है बाइंडिंग एनर्जी का, माइनस ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। सो हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन का जो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बाइंडिंग एनर्जी। इतना एनर्जी अगर आप दे पाते हैं, अगर उसको लाइट गिराकर थ्रू फोटोन अगर इतना एनर्जी दे पाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाता है, न्यूक्लियर पुल से निकल जाता है। सो न्यूक्लियस के लिए भी बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन कुछ ऐसे ही है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक अवे द न्यूक्लियस टू इंफिनिटी। सो एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर में न्यूक्लियस है, अगर सबको अगर आप बहुत दूर लेना चाहते हैं, इन्फिनिटी लेना चाहते हैं, तो आपको जितना एनर्जी देना पड़ेगा उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। इसको आप उल्टा भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियस को इन्फिनिटी से ला के न्यूक्लियस बनाने पर जो एनर्जी रिलीज होता है वो बाइंडिंग एनर्जी है। तो यहां पर हम टोटल पूरा को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी फॉर्म में देखेंगे, मास को भी हम देखेंगे एज फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब हम न्यूक्लियस को इन्फिनिटी से लाते हैं, न्यूक्लियस को इन्फिनिटी में लाकर न्यूक्लियस बनाते हैं, तो ये एनर्जी रिलीज कर जाता है। अब हम मास को भी इन फॉर्म ऑफ एनर्जी देख रहे हैं, अगर ये एनर्जी रिलीज कर गया तो इसका मास कम हो जाएगा। किसका मास कम हो जाएगा? न्यूक्लियस का मास कम हो जाएगा। न्यूक्लियस मास इज लेस देन सम ऑफ मास ऑफ इट्स न्यूक्लियस, तो इसे मास डिफेक्ट कहते हैं। मास डिफेक्ट जो होता है मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। सो मास ऑफ न्यूक्लियस मतलब मास ऑफ प्रोटॉन्स, सपोज जेड प्रोटॉन्स है, सो जेड मास ऑफ प्रोटॉन्स, बाकी जो है आपका न्यूट्रॉन्स होगा, न्यूट्रॉन्स मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। और इसका जो एनर्जी इक्विवेलेंट होता है इसे ही बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। सो बाइंडिंग एनर्जी जो है डेल्टा एम सी स्क्वायर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम मास को भी एनर्जी का एक फॉर्म में ही देखेंगे। सो बाइंडिंग एनर्जी का जो है, न्यूक्लियस को आप इन्फिनिटी से ला के न्यूक्लियस बनाने पर जो एनर्जी रिलीज होता है वो बाइंडिंग एनर्जी है। सो अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है तो जाहिर है कि इसका मास कम जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस विल बी लेस देन मास ऑफ न्यूक्लियस। सो ये जो डिफरेंस है मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, इसे हम कहते हैं मास डिफेक्ट। और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं, मास को भी एनर्जी का एक फॉर्म लेते हैं, तो इसका इक्विवेलेंट जो एनर्जी है, मास डिफेक्ट का जो इक्विवेलेंट एनर्जी है, इसे हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन आमतौर पर हमें न्यूक्लियस का मास नहीं दिया होता है, हमें एटम का मास दिया होता है। तो ये सपोज एटम है, ये एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है, तो मास डिफेक्ट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं, और ये न्यूट्रॉन A माइनस जेड न्यूट्रॉन, और ये इसका मास है, मास ऑफ दिस। तो आमतौर पर मास ऑफ न्यूक्लियस नहीं मालूम होता है तो हम एटम को भी ले सकते हैं, लेकिन एटम को अगर हम लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम होगा, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा इसमें भी उतने ही होगा, वो कैंसिल हो जाएगा।
और थोड़ा सा जो डिफरेंस आएगा, इलेक्ट्रॉन का जो बाइंडिंग एनर्जी होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ जब बाइंड करते हैं तो जो एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तो इसका बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसका शायद अंतर होगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बहुत ही कम है, जबकि न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी जो है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो जो थोड़ा सा डिफरेंस है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हम एटॉमिक मास लेके भी मास डिफेक्ट निकाल सकते हैं। न्यूक्लियस का जो स्टेबिलिटी है वो डिसाइड करता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सो बाइंडिंग एनर्जी जो है पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी बाय एटॉमिक मास नंबर, ये डिसाइड करता है। ये जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऑब्जर्वेशन से जो मिला है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, उसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें अगेंस्ट एटॉमिक मास तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है। वाई एक्सिस में हम लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वाई एक्सिस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेते हैं, और एक्स एक्सिस में एटॉमिक मास नंबर लेते हैं। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है मेगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, और इधर हम एटॉमिक मास लेते हैं। 50 का डिवीजन कर देते हैं, 50, 100, 150, 200, 250, यहाँ तक का ले लेते हैं। और यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 2 से शुरू करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो हमारा पहला जो एटम है वो हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन में तो एक ही प्रोटॉन है, सो बाइंडिंग एनर्जी नहीं होगा। नेक्स्ट आपका हाइड्रोजन का जो आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है ड्यूटेरियम, उसका कुछ यहाँ है। उसके बाद आपका ये हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम, उसके बाद आपका ट्रिटियम, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका हीलियम होगा, ये हीलियम है, हीलियम 4। उसके बाद आपका लिथियम है 6। लिथियम के बाद आपका कार्बन होगा, कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन का आइसोटोप है। इस तरह से कुछ आएगा। उसके बाद ग्राफ जो है ये 8 है, ग्राफ जो है कुछ ऐसा है। ऐसा कुछ है, ये सल्फर है। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है सबसे ज्यादा जो है वो आयरन का होता है, और उसके बाद फिर कमने लगता है। जैसे जैसे हम हेवी न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी कमने लगता है, पर न्यूक्लियन कमने लगता है। ये एग्जैक्ट टू द स्केल नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका 8.75 है, यहाँ से 8.75 लग नहीं रहा, बट एग्जैक्ट टू द स्केल नहीं है। हमारा फोकस यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ से ये जो ग्राफ से हमको दो चीज मिलता है, ये जो ऑब्जर्वेशन है दो चीज मिलता है। एक, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई के लिए 30 से लेकर 170 तक, 30 से लेकर 170 तक, 30, 170, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है अप्रोक्सीमेटली 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन है। सो लगभग कांस्टेंट है।
थोड़ा बहुत 8.1, 8.2 थोड़ा बहुत चेंज हो रहा, ऑन एन एवरेज वो 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन। सो मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी जो है 8 के आसपास है, 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन जो हमें मिलता है कि लाइटर न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी कम है, लाइटर न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी कम है, और ऑल्सो हेवियर न्यूक्लियाई का भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 से कम है। ये दोनों ही 8 से कम है। सो हमको जो ग्राफ हमने प्लॉट किया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगेंस्ट एटॉमिक मास नंबर, इस ग्राफ से हमको ये दो ऑब्जर्वेशंस मिला। एक 30 से लेकर 170 तक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो अप्रॉक्सीमेटली 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरा जो हमें मिला कि लाइटर न्यूक्लियाई एज वेल एज हेवियर न्यूक्लियर दोनों में बाइंडिंग एनर्जी जो है कम है। सो ये जो दो ऑब्जर्वेशन हमने देखा, इससे हम कुछ पॉइंट्स कंक्लूड कर सकते हैं। सो क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आपने देखा होगा हाइड्रोजन एटम में जो बाइंडिंग एनर्जी है ग्राउंड स्टेट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन के लिए, न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इसके चलते जो मोशन है तो इसका बाइंडिंग एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए आपको इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए। लेकिन यहां जो बाइंडिंग एनर्जी है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसका मतलब है ये कि न्यूक्लियस के अंदर में जो फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये कई गुना बड़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो कि बाइंडिंग एनर्जी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे सकता है। सो ये हमारा पहला कंक्लूजन है। दूसरा कंक्लूजन है कि बाइंडिंग एनर्जी जो है लगभग 30 से 170 तक लगभग कांस्टेंट है। इसका मतलब यह है कि कोई भी अगर न्यूक्लियन है, इसके ऊपर जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, ये सिर्फ अपना नेबरिंग न्यूक्लियंस के चलते हैं, नेबरिंग न्यूक्लियंस के चलते हैं। अगर दूर वाला न्यूक्लियंस के चलते भी होता तो इसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो जाता। ऑन एन एवरेज जो हम बाइंडिंग एनर्जी 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं, और ये लगभग कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है किसी भी न्यूक्लियन के ऊपर इज ओनली ड्यू टू इट्स सराउंडिंग न्यूक्लियंस, दूर वाला के चलते नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये वेरी शॉर्ट रेंज्ड है, ओनली अप टू फ्यू फेम्टोमीटर्स, से अप टू 10 फेम्टोमीटर। उसका बाद ये जो है जीरो हो जाता है। और ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, जैसे कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वहां डेफिनेट लॉज है, डिस्टेंस के साथ लॉज है। इसके लिए हमारे पास कोई डेफिनेट लॉ नहीं है। ये दूसरा कंक्लूजन है। दूसरा कंक्लूजन ये है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वेरी शॉर्ट रेंज्ड है, कुछ फेम्टोमीटर्स के बाद वो जीरो हो जाता है। यही वजह है कि न्यूक्लियर डेंसिटी भी जो है वो कांस्टेंट है। सो तीसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि हेवियर न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। सो कोई भी अगर हम हेवी न्यूक्लियर लेते हैं और इसको अगर हम किसी तरह से तोड़ते हैं, तोड़ के अगर दो इंटरमीडिएट मासेस प्रोड्यूस करते हैं Y एंड Z, तो इनका बाइंडिंग एनर्जी Y और Z सपोज इस रीजन से निकले, ये X है, यहां से Y और Z निकलते हैं, इनका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है ज्यादा है, ये ज्यादा स्टेबल है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है मतलब इसका लॉस, इसका मास कम होगा, यानी कि इनका कंबाइंड मास इससे कम होगा। तो दो प्रश्न है कि पहले इसको हम तोड़ेंगे कैसे, एक न्यूक्लियस को तोड़ेंगे कैसे। न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए हमको बम्बार्ड करना पड़ेगा फास्ट मूविंग पार्टिकल से। वो पार्टिकल न्यूट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल होता है। सो जब हम बम्बार्ड करेंगे तो फास्ट मूविंग पार्टिकल जनरेट करने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए, एक बात ये रहा। और जब इसको हम बम्बार्ड किए तो ये कंपैरेटिव जो इंटरमीडिएट मासेस निकला, ये स्टेबल मासेस निकला। इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है बहुत ज़्यादा है, यानी कि इनका मास कम है। सो ये जो मास डिफरेंस है, इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है। सो ये जो मास डिफरेंस है, मास ऑफ x माइनस मास ऑफ y माइनस मास ऑफ z,
सो इतना मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एनर्जी इक्विवेलेंट जो है चेंज इन मास इंटू सी स्क्वायर। तो हमने इसको तोड़ने के लिए फास्ट मूविंग पार्टिकल्स का यूज किया, उसका कुछ एनर्जी होगा, उसके बाद इतना एनर्जी रिलीज हुआ। लेकिन ये जो एनर्जी रिलीज हुआ ये बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू द एनर्जी ऑफ दोज फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, इसलिए उसको नेग्लेक्ट हम कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन हुआ जिसमें हमने बॉम्बार्ड किया हेवी न्यूक्लियस को टू गेट टू इंटरमीडिएट मासेस, और ये जो मास डिफरेंस है ये एनर्जी में बदल जाता है और इतना एनर्जी रिलीज होता है। सो ये जो प्रोसेस है बॉम्बार्डिंग ए हेवी न्यूक्लियस with fast moving particles and getting intermediate masses and releasing lot of energy, ये जो प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। एक और हो सकता है, यहां पर आप देखिए लाइटर न्यूक्लिया का चौथा कंक्लूजन है, ये जो लाइटर न्यूक्लियाई है इनका भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। इनमें से अगर दो मिल जाता है, यहां से अगर हम दो मिल जाता है x और y दो मिल जाता है और एक z बनाता है, सो x प्लस वाई इक्वल टू जेड, यहां से अगर दो मिल जाता है, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, इसका भी कम है, और जो फाइनल मास आपको मिला उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, यानी कि इसका मास कम है। सो इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है। सो ये जो मास डिफरेंस है ये जो मास डिफरेंस है इसका जो इक्विवेलेंट एनर्जी होगा इतना एनर्जी इस रिएक्शन में निकलेगा। हालांकि x और y को मिलाना, क्योंकि दो न्यूक्लियस का नेट चार्ज पॉजिटिव होता है, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा, तो उसको मिलाने के लिए हमको हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा। एट हाई टेम्परेचर ओनली वो मिल सकते हैं, तो ऑलरेडी हमको कुछ एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन फिर से वही बात हो गया, जो एनर्जी हमने स्पेंड किया वो नेग्लिजिबल है कंपेयर टू द एनर्जी विच इज रिलीज्ड। तो हम मोटी तौर पे कह सकते हैं कि इतना एनर्जी रिलीज हो गया। सो दो लाइटर न्यूक्लियर को फ्यूज करके जो हेवियर न्यूक्लियर बनाते हैं, इन द प्रोसेस लॉट ऑफ एनर्जी निकलता है, इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स का। वही जो दो ऑब्जर्वेशंस हैं उससे कुछ कंक्लूजन जो निकला है उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं। जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन फिर भी प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बंधा हुआ है, मतलब कोई और फोर्स है जो इससे कई गुना बड़ा है। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कई गुना, लगभग 50 से 60 गुना बड़ा है विद इन न्यूक्लियर रेंज। न्यूक्लियर रेंज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक न्यूक्लियन को सिर्फ अपना सराउंडिंग न्यूक्लियस के चलते ही न्यूक्लियर फोर्स होता है और थोड़ी दूर के बाद ये खत्म हो जाता है। सो पहला पॉइंट है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है विद इन न्यूक्लियर रेंज लगभग 50-60 गुना बड़ा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। दूसरा पॉइंट है ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वेरी शॉर्ट रेंज्ड है। एक न्यूक्लियस के ऊपर सिर्फ अपना सराउंडिंग का न्यूक्लियन का फोर्स एक्ट करता है, थोड़ी दूर के बाद न्यूक्लियर फोर्स जो है जीरो हो जाता है। तो इसीलिए हमने देखा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि जो फोर्सेस है सिर्फ अपना सराउंडिंग न्यूक्लियन की वजह से, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी जो है लगभग मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस के लिए कांस्टेंट है। तीसरा जो पॉइंट है, ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये इंडिपेंडेंट है चार्ज से। प्रोटॉन के बीच में जितना होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी उतना होता है और न्यूट्रॉन के बीच में भी उतने होता है। तो इसका वैल्यू तीनों के लिए सेम होता है। तो दो न्यूक्लियंस अगर हम लेके पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ खींचें तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ये पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं, और ये आपका डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियंस, दो न्यूक्लियंस लेते हैं, इनके बीच में डिस्टेंस, और डिस्टेंस ऑब्वियसली हम लोग फेम्टोमीटर में लेंगे, 10⁻⁻15 मीटर। तो ग्राफ जो है कुछ ऐसा आता है। सो पहले इसको
इसका वैल्यूज लिख देते हैं। ये -100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से शुरू कर देते हैं। ये 0, ये 100। सो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, रफली ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ऐसा कुछ ग्राफ आता है। तो ये जो R नॉट, नॉट टू द स्केल, ये R नॉट जो है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। ये अप्रॉक्सीमेटली 0.8 फेम्टोमीटर है, 0.8। आपको मालूम है फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन। सो F जो है -du/dr। तो ये जो रीजन है ये अट्रैक्टिव रीजन है, और ये जो रीजन है ये रिपल्सिव रीजन है। और इस पॉइंट पर नेट फोर्स 0 होता है। टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट में डेरिवेटिव 0 होता है, तो इस पॉइंट पर आपका फोर्स 0 होता है। आगे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात करते हैं। हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। अगर दोनों बराबर है तो लाइन जो है 45 डिग्री वाला लाइन होगा, 45 डिग्री, n = p। लाइटर न्यूक्लियम में स्टेबिलिटी के लिए n और p सेम होता है, लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ने लगता है, साइज जब बढ़ने लगता है तो एक जो न्यूक्लियन है उसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ सराउंडिंग न्यूक्लियंस के चलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है दूर वाला न्यूक्लियन के चलते भी होता है। ये प्रोटॉन जो है इस प्रोटॉन को रेपल करेगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ने लगता है तो स्टेबिलिटी के लिए मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होना जरूरी है। तो स्टेबिलिटी का जो कर्व है जो शुरू में लगभग इसको टच करता है, वो बाद में ऐसा कुछ हो जाता है। और जो सबसे स्टेबल हेवी न्यूक्लियस है उसमें n/p रेशियो जो है वो 1.6। तो हेवियर न्यूक्लियस के लिए स्टेबल होने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट जो है Q वैल्यू, Q वैल्यू न्यूक्लियर रिएक्शन में Q वैल्यू। ये जो Q वैल्यू है एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ रेस्ट मास ऑफ इनिशियल कंस्टिट्यूएंट्स माइनस रेस्ट मास ऑफ फाइनल कंस्टिट्यूएंट्स। सो इनिशियल मास जो है, इनिशियल मास रेस्ट मास माइनस फाइनल रेस्ट मास, इसका जो एनर्जी इक्विवेलेंट है, जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स, एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, आप इनिशियल कंस्टिट्यूएंट जितने भी है उनका रेस्ट मास अगर mi है और फाइनल जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स है उनका रेस्ट मास mf है, तो इसका जो एनर्जी इक्विवेलेंट है इसे हम बोलते हैं Q वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। और एक लास्ट टर्म है K कैप्चर। ये जो K कैप्चर है एक रेयर प्रोसेस है, फ्यू न्यूक्लियस में होता है। यहां होता ये है कि न्यूक्लियस जो है एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, K सेल का एटॉमिक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, और न्यूक्लियस से एक प्रोटॉन जो है, न्यूक्लियस से एक प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से मिलता है, मिलने के बाद एक न्यूट्रॉन बन जाता है और न्यूक्लियस से एक न्यूट्रिनो एमिट होता है। इसे K कैप्चर कहते हैं। सो न्यूक्लियस एटॉमिक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम K सेल को कैप्चर करता है, प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर न्यूट्रॉन बनता है, और इन द प्रोसेस एक न्यूट्रिनो जो है न्यूक्लियस से एमिट होता है। सो कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। सो एक न्यूक्लियस है मान लेते हैं, उसका बाइंडिंग एनर्जी जो है 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो न्यूक्लियस किसी वजह से 30 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज करता है। अब इसका बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा? ये 200 + 30 होगा या 200 - 30 होगा? न्यू बाइंडिंग एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज किया। एनर्जी रिलीज, मास को भी हम एनर्जी का ही एक फॉर्म मानते हैं। एनर्जी रिलीज किया मतलब अब मास कमेगा, तो न्यूक्लियस का मास कम गया मतलब बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ज्यादा हो गया। तो अब जो बाइंडिंग एनर्जी जो है
230 हो गया, यानी कि न्यूक्लियर का जो कंस्टिट्यूएंट्स है उनको सेपरेट करने के लिए अब आपको इतना एनर्जी जरूरत पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, इसमें इसका बाइंडिंग एनर्जी B1 है, इसका B2 है, इसका B3 है, इसका B4 है। और क्वेश्चन ये है कि ये रिएक्शन में एनर्जी कितना रिलीज होता है। तो हम देखें, जो फिजिबल रिएक्शन वो होता है जहां पर बाइंडिंग एनर्जी जो है, फाइनल बाइंडिंग एनर्जी जो है इंटरमीडिएट मासेस का ज़्यादा होता है। बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है मतलब इनका जो है मास कम है, इनका बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, इनका मास कम है, इनका मास ज़्यादा है। सो एनर्जी क्या, एनर्जी कितना रिलीज होता है? डिफरेंस इन मास का एनर्जी इक्विवेलेंट। सो एनर्जी रिलीज क्या होगा? इनका बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि एनर्जी रिलीज होगा B3 प्लस B4 माइनस B1 माइनस, इतना एनर्जी रिलीज होगा। इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। सपोज दो ठो ड्यूटेरियन न्यूक्लियाई मिलते हैं और एक हीलियम न्यूक्लियाई बनाते हैं। इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 1.1 है और इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्वेश्चन यह है कि इस प्रोसेस में कितना एनर्जी रिलीज हो। तो इसका 7 है, इसका 1.1 है, पर न्यूक्लियन है, मतलब इसका टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो है 7 × 4 28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो बाइंडिंग एनर्जी जो है एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास डिफेक्ट, मतलब इसका मास डिफेक्ट के लिए जो एनर्जी है वो 28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि इसका जो है, इसमें एटॉमिक मास नंबर 2 है इंटू 2, इसका भी नंबर ऑफ न्यूक्लियंस 4 है। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 1.1 है, तो इसका टोटल बाइंडिंग एनर्जी, टोटल इसका बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा 4 × 1.1 यानी कि 4.4। तो यहां बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है और होगा भी क्योंकि इसका मास कम हो जाता है। तो जो मास जो कम हो जाता है उसका एनर्जी इक्विवेलेंट है, वही है एनर्जी रिलीज्ड। सो एनर्जी रिलीज्ड जो है इतना होगा, इसको माइनस कर लेते हैं 23.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक मास नंबर 220। ये न्यूक्लियस जो है टूटता है, टूट के एक अल्फा पार्टिकल को रिलीज करता है। अल्फा पार्टिकल का मास जो है 4 होता है, रिलीज करता है। और इस रिएक्शन का, इस न्यूक्लियर रिएक्शन का Q वैल्यू जो है 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें पूछा गया है कि अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। सो मान लेते हैं शुरू में ये रेस्ट में था। सो जाहिर है कि जब ये अल्फा पार्टिकल को आगे की ओर रिलीज करेगा तो बाकी जो न्यूक्लियस है वो पीछे की ओर जाएगा। इसका मास अगर 4 है तो इसका मास जो है 220 माइनस 4 यानी कि 216 होगा। तो इनिशियली ये रेस्ट में था, इसका मोमेंटम 0 है और ये जो एमिशन प्रोसेस है ये एक इंटरनल फोर्सेस की वजह से है। सो मोमेंटम फिर भी 0 रहेगा, यानी कि फॉरवर्ड मोमेंटम इक्वल टू बैकवर्ड मोमेंटम। सो इसका मोमेंटम, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है, इसका v2 है। 4v1 इक्वल टू 216 v2, यानी कि v1 इक्वल टू, इसको काट दीजिए 54 v2। सो टोटल एनर्जी रिलीज्ड जो है 5.5 है, यानी कि एनर्जी का अगर हम रेशियो ले लेते हैं, एनर्जी 1/एनर्जी 2 इक्वल टू ½ m1 v1 स्क्वायर बाय ½ m2 v2 स्क्वायर। एनर्जी का रेशियो ले लेते हैं, हाफ कट गया, ये 4 है। v1 जो है 54 v2, 54 × 54 v2 स्क्वायर बाई m2 यानी कि 216। सो ये रेशियो हो जाएगा, आप काट दीजिए 4 × 54 216,
सो 54:1 ये रेशियो। टोटल एनर्जी जो है E1 प्लस E2 ये आपका है 5.5 और हमें निकालने कहा गया इसका एनर्जी E1 निकालने के लिए कहा गया, यानी कि E2 को चेंज कर देंगे। E2 जो है वो E1/54, तो यहाँ से E1 निकल जाता है 5.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने किया न्यूक्लियर फिजिक्स के, अधिकतर सभी क्वेश्चन जो है मास एनर्जी रिलेशन के ऊपर है, E=mc²। तो आगे से हमारा क्लास 12 का एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और स्कूल भी 8 तारीख से खुल रहा है, तो मैं रेगुलर पोस्ट तो नहीं कर पाऊँगा, इसलिए आप कमेंट्स में लिख दीजिए कि आपको कौन कौन पर्टिकुलर टॉपिक्स चाहिए, क्योंकि अभी हमको आगे समय उतना नहीं मिलेगा। आई हैव टू स्पेंड टाइम विद क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो आप लिख दीजिए कौन कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आपको चाहिए, मैं कोशिश करूँगा उसको पोस्ट करने का। थैंक यू।